नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर कोर्ट पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में इस वक्त गिरफ्त में लिया हुआ है। आज उनकी रिमांड खत्म हो गई और आज फिर ईडी उनके ऊपर फिर से सुनवाई चाह रही है। उन्हें फिर से शायद रिमांड में वापस उनकी गिरफ्त को बढ़ाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की वो कर रही है ईडी। लेकिन इस बीच आज अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत भी मिली है। एक याचिका एक पीआईएल दायर हुई थी हाई कोर्ट में, जिसमें मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की इस बेंच ने यह फैसला लिया है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की जो याचिका दायर की गई है, सुरजीत सिंह यादव नाम के एक शख्स ने ये याचिका दायर की थी, उसे आज हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत है। और साथ ही आज 28 मार्च की तारीख भी है। आपको याद होगा कि कल सुनीता केजरीवाल ने, यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने, एक संदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल आज 28 तारीख को एक बड़ा खुलासा कोर्ट में करने वाले हैं। और इस वक्त जबकि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हो चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। कल सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा था, इसको आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है। तो सुनीता केजरीवाल के इस संदेश ने कल से लेकर आज तक तहलका मचाया हुआ है, क्योंकि इसमें नाटकीयता है और साथ ही एक बड़ा धमाका होने का इशारा भी है। आज 28 तारीख है और आज ही के बारे में सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट को ये बताएंगे, सबूतों के साथ ये बताएंगे कि आखिर शराब घोटाले का पैसा कहां है, किसके पास है। ये एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। अभी इस वक्त कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई चल रही है, इसके बारे में भी शायद हमको जल्दी कोई खबर लगे, क्योंकि अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है। धीरे धीरे खबरें बाहर आएंगी तो पता चलेगा, तब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त ये देखना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को अगर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या फैसला आता है, ईडी उनकी कस्टडी फिर से बढ़ाने की डिमांड करती है या कोई और बड़ा उलटफेर होता है, ये सब बातें आज पता चलेंगी। लेकिन इधर हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक जो बड़ी राहत मिली है, ये भी एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और इधर अदालतें अपना काम कर रही हैं। जिन्हें जो जजों को जो लग रहा है कि अगर ये याचिका ठीक नहीं है तो वो उसको खारिज कर रही हैं। जिन मामलों पे सुनवाई होनी चाहिए उसको वो सुनवाई के लिए तारीख दे रही हैं, उस पे फैसले सुना रही हैं। लेकिन इधर
जजों के एक समूह को, कम से कम 600 जजों ने, यानी जो 600 जज हैं, माफ कीजिएगा जज नहीं वकील, 600 वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि न्यायपालिका पर खतरा है। ये जो है हरीश साल्वे का, जो कि आप जानते हैं, जिन्होंने अभी एसबीआई का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था उस पर उन्होंने ये अपील की थी कि हमें आगे की तारीख दी जाए, 30 जून तक की तारीख दी जाए, हम अभी आंकड़े पेश नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और एसबीआई को वो सारे आंकड़े तुरंत ही देने पड़े। तो अब हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने न्यायपालिका को एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है, न्यायपालिका के ऊपर मंडराते खतरे को लिखकर एक चिट्ठी लिखी है। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का मुख्य विषय जो ये है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज क्या होता है और अरविंद केजरीवाल किस तरह आज कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। हमारे साथ आज भी चर्चा में मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, जो कि हमारे ऑनलाइन एडिटर हैं। अमलेंदु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज एक तो हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है और दूसरा अब इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में वो क्या धमाका करने वाले हैं। अब इसके बाद कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हमने ये देखा कि अभी मैंने बताया कि हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी है सीजेआई चंद्रचूड़ को, जिसमें वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र बहुत खतरे में, लोकतंत्र पर, न्यायपालिका पर बहुत खतरा हो रहा है। तो अचानक इन वकीलों को ये खतरे का एहसास किस लिए हो गया और क्या इन्हें न्यायपालिका की शक्ति पर भरोसा नहीं है? ये सवाल भी आपसे होगा आगे, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आज हाईकोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और अब आगे क्या हो सकता है। एक तो सर्मित्रा जी, जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया है जो पीआईएल को रिजेक्ट करते हुए जिसमें मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से जो बर्खास्त किया जाए, उसमें हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये काम करना अदालत का काम नहीं है। कोई भी अदालत जो है वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है, इसको सरकार को देखना है, सरकार का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। और कोई भी अदालत जो है वो किसी मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकती और इसमें कहीं कोई ऑर्डर इस तरीके का नहीं। उन्होंने जो प्रस्तुत हुए थे वकील, उनसे कहा कि आप हमको कोई ऑर्डर दिखाइए, कोई ऐसा संविधान की व्याख्या दिखाइए जिसमें अदालत जो है किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से हटा सके, तो वो पेश नहीं किया गया। ऐसा ही एक मामला सर्मित्रा जी आया था जब बालाजी सेंथिल जो डीएमके के मंत्री हैं थे अभी, जिनकी मंत्री होते हुए गिरफ्तारी हुई, ईडी ने गिरफ्तारी की और उनके खिलाफ भी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये मांग करते हुए कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए, वो मंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि ये जो है मुख्यमंत्री का अधिकार है कि कौन मंत्री है कौन मंत्री रहे और इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी हमारा जो संविधान है वो इसके मामले में स्पष्ट है एकदम कि इस आधार पे कि कौन जेल के अंदर है और कौन जेल के बाहर, इसके आधार पे कोई फैसला नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई अपराधी दोषी साबित हो चुका है, उसको सजा हो चुकी है, तो उसको हटाया जा सकता है, इस तरीके के प्रावधान हैं। तो ये इसी आधार पे हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज किया। तो ये एक तरीके से बड़ी जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की समझी जा सकती है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हल्ला मचा रही थी कि साहब अब जो है जेल से हम सरकार नहीं चलने देंगे और इस तरीके से जो बातें कर रहे थे कि हमको इस्तीफा देना पड़ेगा और अदालत तक पहुँच गए थे। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इस मामले में हमने आज ही अखबार पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि एलजी जो है, मतलब जो उपराज्यपाल है, वो इस मामले को देख रहे हो, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा मसला, तो राष्ट्रपति इसको जाकर के देखेंगे। ये उनके स्तर का भी मसला है, उसके बाद फिर जब इसमें कुछ होगा तब अदालत इसको देखेगी। यानी कि ये मसला जिस तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहा जाए उस बैकफुट पे आई हो, इसमें केजरीवाल की एक बड़ी जीत जो हुई है। अब जो दूसरा मसला जो अभी चल रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पेशी हो चुकी है कोर्ट के अंदर, उस पर बहस अब शुरू हो गई है, बेंच जो असेंबल हो चुकी है, उसमें हो रही है बातचीत। रमेश गुप्ता जो केजरीवाल के वकील हैं वो केजरीवाल की तरफ से उपस्थित हो चुके हैं और दो वकील साहिबान जो है वो सरकार की तरफ से वहाँ, मतलब ईडी की तरफ से वहाँ पहुँच चुके हैं। उनको अब लेके जाया जा रहा था। जब कोर्ट में केजरीवाल को उनसे संवाददाताओं ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और जनता इसका जवाब देगी। तो अब जो आज था, जो कल सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा अदालत के सामने कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो शायद समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल अदालत में कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। वो क्या खुलासा करते हैं ये अब जाकर के मालूम पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल वहाँ क्या बताते हैं, कि इस केस के बारे में किसको संबोधित करते हैं और क्या बताते हैं, क्या चीज़ें आ रही। कुल मिला के सर्मित्रा जी, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है,
ये ठीक उसी तरीके की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है मुझे लगता है जिस तरीके का 2G घोटाला था, जिसको कहा गया 2G घोटाला, और फिर बाद में साबित ये हुआ कि सरकार उसको साबित नहीं कर पाई कि 2G कोई घोटाला भी था, और फिर वो अदालत से केस वो छूट गया। और अब 5 साल के बाद जब कांग्रेस शिकायत करने पहुंची चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन पे, ठीक उसके अगले दिन CBI ने जाकर के हाई कोर्ट में अर्जी दे दी कि इस केस को खोला जाए। 5 साल के बाद जाकर के अर्जी दी और तब तक CBI खामोश बैठी रही। तो ये भी किसी तरीके का पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और जाहिर सी बात है कि पिछले 10 सालों में इस देश के अंदर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज की एक तरीके से कहा जाए वो बाढ़ आई हुई है, और लगातार पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। तो ये हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ क्या क्या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, और किस तरीके से अदालतों को जो है वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में हथियार बनाया जा रहा है, किस तरीके से ये भी अब देश के सामने आ रहा है। जिस मसले का आपने जिस चिट्ठी का जिक्र किया सर्वमित्रा जी, ये भी उसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा समझा जा सकता है, क्योंकि इनमें जिन वकील साहिबान के दस्तखत हैं उनमें कई बड़े नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समझे जाते हैं, जिनमें हरीश साल्वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सारे केसेस लड़ते हैं, सरकारी वकील नहीं है लेकिन सरकार के अधिकांश केस वही जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। इसी तरीके से जो आदिश सी अग्रवाल हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो बाकायदा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के राष्ट्रपति की इसमें हस्तक्षेप की मांग कर डाली थी कि रोका जाए आदेश, और उनके ऊपर CBI ने बड़ी सख्त टिप्पणी सुनवाई करते हुए की थी कि आप वकील भी हैं, आप सीनियर वकील भी हैं और आपको पूरी मालूम है कि क्या प्रक्रिया होती है, तो आप ज़्यादा हमारा मुँह मत खुलवाइए, फिर बंदा कुछ बात आगे बढ़ सकती है। ये CBI की जो थी वो टिप्पणी थी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अदालतों को एक हथियार बनाने की कोशिश की गई। जी 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 अमलिंदु जी, अभी हम इस पर ये अरविंद केजरीवाल की एक बाइट भी है, उसको सुन लेते हैं कि आज उन्होंने क्या कहा है कोर्ट में। जी सीएम सर, LG सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, LG सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। जब उनसे केजरीवाल से ये पूछा गया कि सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये LG का कहना है, तो अरविंद केजरीवाल को आपने यहाँ सुना उनका जवाब कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, यानी एक राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है, और जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। जनता का जवाब देने का मतलब है कि अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, और जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई अमलिंदु जी, ये बार बार सवाल उठ रहे हैं इनकी टाइमिंग पर कि बीजेपी ने आखिर चुनाव के कुछ समय पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया। इस टाइमिंग की मतलब इसमें क्या राज छुपा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को अभी ईडी ने समन भेजा और अभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी इसके पहले बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजती आई है और अरविंद केजरीवाल उस समन का जवाब नहीं देते रहे हैं। तो ईडी के पास पहले तमाम मौके थे जब वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी। आज से 2 महीने पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी, 3 महीने पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन ईडी ने गिरफ्तारी का सही वक्त तभी समझा जबकि कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं। और ईडी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसके समन को टाल रहे थे। तो ठीक है, समन टालना अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना तो ईडी के ही हाथ में था। तो ईडी को आखिर किसने रोका हुआ था? क्यों ईडी अब तक इतनी सख्ती नहीं दिखा रही थी? और जबकि अभी 19 अप्रैल से चुनाव का पहला चरण शुरू हो जाएगा, उसके पहले अचानक ईडी को यह आत्मज्ञान कहां से मिला? उसकी अंतरात्मा की आवाज क्या जाग गई कि अब तुम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इसका एक जवाब जो अभी अरविंद केजरीवाल के मुख से ही आपने सुना कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, यानी शराब घोटाला, जैसा आपने कहा कि 2G घोटाला जैसा ही कोई एक बड़ा षड्यंत्र साबित हो सकता है, जिसमें आगे जाकर पता चले कि मामला कुछ था ही नहीं, लेकिन उसे इतना बड़ा बना दिया गया, इतने हजारों करोड़ का मामला बता दिया गया कि जनता को ये लगे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और पीएम मोदी हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर तो लगाते ही रहे हैं, और जब से आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का साथ लिया है और अब आम आदमी पार्टी जब बीजेपी के लिए उस तरह उपयोगी शायद नहीं रह गई जैसे कि अब तक के चुनाव में वो रहती आई है, जिसे हम बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल
बीजेपी की नजर में बहुत बड़े भ्रष्टाचारी भी हो चुके हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं अमलेंदु जी की 3 बार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जीतती रही, लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतती रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी भी बीजेपी की नजर में उतना ही नहीं खटके जितना कि वो अब खटक रहे हैं। शराब घोटाला 2 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन उसमें अब इतनी सख्ती जो दिखाई जा रही है, क्या इसके पीछे वाकई कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके बारे में आज जनता को पता चल जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल आज कोई बड़ा खुलासा करेंगे जैसा कि सुनीता केजरीवाल ने कहा है? क्या हो सकता है इस खुलासे में? आपका क्या अनुमान है, या कि अरविंद केजरीवाल के आज के बयान का क्या असर इन चुनाव पर पड़ सकता है? अमलेंदु जी, देखिए, मुझे लगता है कि आज के अरविंद केजरीवाल के इस बयान का काफ़ी असर चुनावों पे पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कहा जाए वो अपने गले में खुद ही जो है वो फंदा कस लिया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, इस तरीके से फंदा कस के। जैसा कि आपने कहा कि ईडी ने 9 समन जारी किए और 9वें समन के बाद आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर सी बात है कि जिस समय आपने गिरफ्तार किया उस समय भी आपके पास कोई गिरफ्तारी का आधार नहीं था, और क्योंकि आप हाईकोर्ट में उसी दिन आप सुबह कह के आए हैं हाईकोर्ट में कि हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, हमें गिरफ्तार नहीं करना, ये ईडी ने कहा अदालत ने जब पूछा उनसे। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इसमें इनकार कर दिया अरविंद केजरीवाल को कोई राहत देने पे, उसके बाद जो आप तुरंत जाकर के शाम को आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी कि जो गिरफ्तार करने की परिस्थितियां आपकी 9 समन के बाद बनी, वो आप पहले समन के बाद भी आप गिरफ्तार कर सकते। लेकिन उसका बात क्या होती कि अगर पहले समन के बाद आप गिरफ्तार कर लेते तो ये केस फिर कहीं टिकता ही नहीं और चुनाव से पहले ये केस एक तरीके से खत्म हो जाता। चूंकि अभी तक 18 महीने से तो लगभग मनीष सिसोदिया जेल में है ना, और संजय सिंह कई महीने से जेल में है, तो अभी तक आप कोई मनी ट्रेल पता नहीं कर पाए हैं। और जिसको आप किंग पिन कह रहे थे, जो जिसके बयान के आधार पर वो शरद रेड्डी जो है वो अरविंद फार्मा क्या है जिसके उस पर है, उसके बयान के आधार पर जो आपने जिनको केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, तो आप उसको पहले किंग पिन बता रहे थे और आज आप केजरीवाल को किंग पिन बता रहे हैं। यानी कि आपकी जांच में कहीं ना कहीं कोई खोट है आपकी पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि आपने पहले जिसको किंग पिन बताया था आपने उसकी जमानत का जाकर के विरोध नहीं किया। ईडी ने अदालत में जाकर के उसको जमानत मिल जाती है। अब वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, उसके बाद उसको जमानत मिली, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर उससे अलग हट करके भी देखा जाए तो भी ये समझा जा सकता है कि ईडी की जांच में निश्चित तौर पे बहुत बड़ा खोट है, क्योंकि आप जिसको पहले किंग पिन बता रहे थे आज आप उसको किंग पिन नहीं बता रहे हैं, आज आप अरविंद केजरीवाल को बता रहे हैं। मनी ट्रेल आप आज तक नहीं पकड़ पाए हैं। दो आम आदमी पार्टी के नेता जिनको समझाया जा सकता है कि इनके साथ इस पॉलिसी बनाने में भूमिका थी, यानी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, दोनों जेल में है। मनीष सिसोदिया 18 महीने से जेल में है। आप 18 महीने के बाद भी आज तक मनी ट्रेल नहीं पकड़ पाए, तो इसका मतलब आपने आज जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, इसके पीछे शुद्ध रूप से पॉलिटिकल मोटिव है। और पॉलिटिकल मोटिव यही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन से बाहर चले जाए। अरविंद केजरीवाल अगर आज भी घोषणा कर देते हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर जा रही है, अरविंद केजरीवाल कल बाहर आ जाएंगे और ये केस भी खत्म हो जाएंगे, ये होगा। मुझे लगता है सविता जी शायद 7 मई तक, क्योंकि 7 मई को दिल्ली में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी इस मसले को खींचना चाहेगी और ईडी भी इस मसले को खींचना चाहेगी कि किसी भी तरीके से 7 मई तक निकल जाए ताकि दिल्ली के चुनाव निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी। अब कल जो ईडी ने मांगी, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से गए इसको खिलाफ, इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में, तो ईडी ने कहा कि हमको 3 हफ्ते का समय दिया जाए, तो अदालत ने उनको समय नहीं दिया, उनको 4 या 5 दिन का समय दिया है कि आपको जाकर के जवाब देना है। तो अब ये जवाब ईडी को भी देना है। आज ये मालूम पड़ेगा कि ईडी अगर और रिमांड मांगती है, तो हालांकि अभी तो कहा जा रहा है जो एएसजी मिस्टर राजू उपस्थित हुए हैं, उन्होंने कहा है कि साहब हमको किसी एक इंडिविजुअल से इनके आमना सामना कराना है। अरे भाई, आपको किस इंडिविजुअल से आमना सामना कराना है? जब अरविंद केजरीवाल 5 दिन आपकी कस्टडी में थे, आपने 5 दिन में उस इंडिविजुअल से आमना सामना क्यों नहीं कराया? तो यानी कि इस मसले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है ताकि अदालत जो है इसमें कोई अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं देने पाए और ये मसला लंबा खींचा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, सीट शेयरिंग हो चुकी है, मिलकर के चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है, पूरा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल के मसले पे एकजुट हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका जो था वो इंडिया गठबंधन को मुहैया करा दिया कि आप एकजुट हो जाइए। अब 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बड़ी रैली है और तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के वहाँ जाकर के हुंकार भरेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि घबराई हुई लगती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस समय कुछ भी बातें वहाँ जाकर के की जा सकती हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र और जनता इसका जवाब देगी, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये जवाब देने का समय जनता का ही है, क्योंकि जनता ही इस लोकतंत्र में सर्वोपरि है।
जनता ही सरकारें चुन करके भेजती है। मोदी जी को भी जनता ने ही चुन के भेजा है और अरविंद केजरीवाल को ही जनता ने चुन करके भेजा है। आज अगर कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है तो वो भी जनता ने ही उसको विपक्ष में बैठाया है, और कल को अगर कांग्रेस सरकार में आती है या इंडिया गठबंधन सरकार में आता है तो वो जनता ही चुन करके लाई है। तो निश्चित तौर पर यह समय जनता के ही जवाब देने का है, और ये चुनाव भी जनता वर्सेस मोदी सरकार बनता जा रहा है धीरे धीरे। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी मुझे लगता है कुल मिलाकर के यही है सर मित्रा जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, अब जवाब देने का वक्त जनता का है, ये अरविंद केजरीवाल ने तो बता ही दिया। और इस समय जो माहौल है वो ऐसा लग रहा है कि अब जनता जवाब देगी और बीजेपी शायद उसमें अब खामोश हो जाए। और कल अभी हमने जो बात कर रहे हैं हम शरद रेड्डी की, जो सरकारी गवाह बन गए और उसके बाद उनके ऊपर उनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि हमने ये देखा कि जब से मामला चल रहा है अरविंद केजरीवाल का नाम कई बार आता था और ईडी का समन उनको भी गया, लेकिन कभी भी ईडी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तारी का वक्त बड़ा सोच समझ कर तय किया गया कि अब चुनाव होने वाले हैं तो इसके पहले गिरफ्तार कर लो, ताकि इंडिया गठबंधन पर दबाव बने और इंडिया गठबंधन टूटे। नीतीश कुमार के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं। लेकिन बीजेपी का ये दांव बेकार हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। और कल अभिषेक मनु सिंघवी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे और उस पर उनके पक्ष में तर्क रख रहे थे, तो उन्होंने कुछ एक बातें कही जो बड़ी मार्के की हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि जिन लोगों को सरकारी गवाह कहा जाता है हमारे इतिहास में, चाहे फिर वो अच्छे मकसद के लिए हैं या बुरे, अदालतों ने ऐसे लोगों को जयचंद और ट्रोजन हॉर्स जैसे शब्दों से नवाजा है। इतिहास इन जयचंदों और ट्रोजन हॉर्स पर कड़ा रहा है। उन्होंने हमेशा विश्वासघात किया है और एक सरकारी गवाह सबसे कम भरोसे लायक दोस्त होता है, ये भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। और उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल को उन लोगों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया जो पहले इस मामले में अरेस्ट हुए थे, बाद में वे ही सरकारी गवाह बने, और जैसे ही वे सरकारी गवाह बने उन्हें जमानत मिल गई और फिर उनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो ये पूरा मसला अगर कोई उसको बारीकी से देखे तो इसकी तह में जाए तो ये साफ साफ दिखता है कि एक पूरा साजिश, एक पूरा ताना बाना बुना गया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को ट्रैप किया जाए, कैसे उनको फंसाया जाए, कैसे उनकी गिरफ्तारी की जाए, कैसे आम आदमी पार्टी और उसके जरिए इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए। क्योंकि हमने देखा अमलेंदु जी की जिन शरद रेड्डी की बात हम कर रहे हैं उन्हीं का एक इलेक्टोरल बॉन्ड से भी संबंध निकल गया। उन्होंने कई करोड़ रुपए जो हैं बीजेपी को दिए हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उनकी कंपनी से वो मिले हैं। और एक बीच में भी एक मामला ये भी उठा कि बहुत सी सारी फार्मा कंपनीज जिनके दवाओं के टेस्ट फेल हो गए और उन दवाओं उन कंपनियों ने भी बीजेपी को बहुत सारे पैसे दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे के तौर पर। तो जाहिर है बीजेपी का ये जो भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड का वो बहुत बड़ा बनता जा रहा है। कल हमने कहा था कि निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर जो बड़े अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और एक और अजीब संयोग ये है कि उसके बाद निर्मला सीतारमण ने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। देश की वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि उनके पास धन नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात सामने आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो रायता है फैले और उसमें बाकी लोगों की उंगलियां भी लिप्त दिखाई दे। इससे पहले लोग अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। शायद निर्मला सीतारमण का बयान इसी ओर इशारा कर रहा है कि वो भी अब सक्रिय राजनीति को विदा करना चाहती हैं। तो ये हम जी अमरिंदर जी आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खबर आ गई कि केजरीवाल जो है अदालत में अपना वक्तव्य दे रहे हैं और केजरीवाल ने अदालत में कहा है कि ये केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया है, ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार किया है, ना ही आरोप तय हुए हैं। ईडी लगभग 25,000 पेजेस फाइल कर चुकी है और बहुत विटनेसेस को ले चुकी है। तो कोर्ट ने कहा कि आप ये सब राइटिंग में दे सकते हैं। आई विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड। केजरीवाल मुझे बोल लेने दें। केजरीवाल ने रेफर किया, केजरीवाल रेफर सी स्टेटमेंट। केजरीवाल कहते हैं कि मेरे घर पे ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। क्या ये स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट है? ये अभी तक जो अरविंद केजरीवाल ने अदालत को बताया है। जी समिता जी।
बिल्कुल अमलेंदु जी, ये अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है कि इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर क्या चल रहा है और अरविंद केजरीवाल किस तरह अपनी बात रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्यों उनकी गिरफ्तारी गलत है और क्यों उनके खिलाफ बना मामला जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें सच्चाई नहीं है, केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है जिसके तहत बीजेपी अब दिल्ली पर फिर से कब्जा करने की कोशिश में दिख रही है। और इधर हम जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी की आखिर ये कोशिश क्यों तेज हो गई है, क्यों चुनाव के ऐन पहले बीजेपी ने या ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो उसमें एक बड़ा ये लगता है कि क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी चुनाव के पहले ही तूल पकड़ा। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इस तरह से तूल पकड़ेगा। बीजेपी ने ये मान लिया था कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है और अब 30 जून तक तो बात संभल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी एसबीआई की अपील और ये कहा कि नहीं, आपको जो समय दिया गया है आप वो आंकड़े उपलब्ध कराइए, चुनाव आयोग को आप दीजिए, आप बताइए कि किन लोगों ने कितने के बॉन्ड खरीदे और किन राजनीतिक दलों ने उनको भुनाया है, उनके नंबर भी आप दीजिए। तो अब वो सारी चीजें सामने आ गई और ये दिखने लगा कि बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं और ऐसे लोगों से मिले हैं, ऐसी कंपनियों से खासकर ज्यादा धन मिला है जिन कंपनियों पर ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा, पहले छापा पड़ा और उसके बाद उन कंपनियों ने बीजेपी के लिए बॉन्ड खरीदे, उनको दिए और उसके बाद उन पर कार्रवाई खत्म हो गई, या कि फिर उनको किसी न किसी किस्म का लाभ मिला, कहीं किसी को टेंडर मिला, किसी को पुल बनाने की जिम्मेदारी मिली, ऐसे तमाम चीजें सामने आ गई हैं। फार्मा कंपनियों का बड़ा घोटाला भी सामने आ रहा है कि कैसे नकली दवाएं या जो दवाएं टेस्ट में फेल हो गई हैं उन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों ने भी इस तरह से हजारों करोड़ रुपए दिए, यानी सीधे सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, आम आदमियों की जिंदगी से भी ये सरकार के इसमें खिलवाड़ हुआ है। और ये सारा मामला चूंकि चुनाव के पहले उठ गया, बीजेपी बहुत बुरी तरह फंस गई, तो अब इस पूरे मामले को नई दिशा देने की कोशिश हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों का ये जो खत है अमलेंदु जी, क्या ये भी इसी ओर इशारा करता है? उस खत में जो बातें लिखी हैं सीजीआई चंद्रचूड़ को, उसको मैं थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ। जी एक के लिए रोकूंगा समिता जी। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है अरविंद केजरीवाल की फिर से, और ये बताया है कि साहब उनको पंजाब से और गोवा से जो है किन्हीं 2 लोगों को समन देकर के बुलाना है, उनसे बात करनी है। अरविंद केजरीवाल जब बोल रहे थे तो जो एएसजी एसबी राजू थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आपको नहीं बोलने देंगे, तो केजरीवाल ने कहा कि राजू साहब मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, प्लीज मुझे बोलने दें। तो कोर्ट ने कहा कि आप केवल 5 मिनट बोल सकते हैं, तो अभी केजरीवाल बोल रहे हैं और 7 दिन की जो है वो ही मांगी है। ये जी अब आप आए जी उस पर। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, अरविंद केजरीवाल जो बातें कह रहे हैं वो आप हम तक बिल्कुल पहुंचाइए, क्योंकि हमारे दर्शक भी अब जानना चाहते हैं कि आखिर कोर्ट के भीतर क्या चल रहा है। ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है, केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि हम ये एक ऐसा मामला देख रहे हैं जहां फिर से एक निर्वाचित सरकार को हटाने की कोशिश हो रही है, उसे गिराने की कोशिश हो रही है, या दिल्ली का जो शासन है, केंद्र सरकार किसी न किसी तरह अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है। आज जो सुबह जिस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया सुरजीत सिंह यादव की, वो उस याचिका में भी यही था कि उनको सीएम पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने जो याचिका दायर की थी उसमें उन्होंने आर्टिकल 163 और 164, 163 और 164 का हवाला देते हुए कहा था कि इनके इसमें जो प्रावधान है इसका पालन नहीं हो पा रहा है। और इन दोनों आर्टिकल्स में प्रावधान ये है कि मंत्री परिषद, एक तो मुख्यमंत्री जो है वो अपने उसमें मंत्री परिषद का गठन करते हैं और फिर राज्यपाल की सलाह से या उपराज्यपाल की सलाह से शासन चलाते हैं। तो सुरजीत सिंह यादव का कहना है कि चूंकि अब ये जेल में है और वहां से ये आदेश दे रहे हैं तो ये गलत है। अब हैरानी की बात यह है कि सुरजीत सिंह यादव को ये बात तो गलत लगी कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसे कि किसी साजिश के तहत या किसी भी वजह से अगर जेल में भेजा गया जिस पर अभी दोष सिद्धि नहीं हुई है, यानी वो अभी आरोपी ही है, तो अब हम ये मान सकते हैं कि अभी तो वो दोषी नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर वो जेल में है चाहे बाहर है, वो सरकार क्यों नहीं चला सकते? लेकिन सुरजीत सिंह यादव को इस पर आपत्ति है कि वो सरकार कैसे चला रहे हैं, क्योंकि ये तो संविधान का उल्लंघन है। लेकिन शायद उन्हें इस बात पर आपत्ति नहीं दिखी, अभी तक नहीं हुई कि निर्वाचित लोगों को, चाहे मनीष सिसोदिया हैं चाहे संजय सिंह हैं, इन लोगों को भी तो आखिर जेल में भेजा गया। ये भी लोकतंत्र का अपमान है, लेकिन वहां पर इन्हें न संविधान का उल्लंघन दिखाई दिया न लोकतंत्र का। बहरहाल मैं बात कर रही थी हरीश साल्वे की, और उनकी जो चिट्ठी है जो 600 लोगों ने लिखी है वकीलों ने, उसमें ये जो लिखी है कुछ बातें उसका जिक्र मैं बताती हूँ यहाँ।
इन्होंने लिखा है कि ये विशेष ग्रुप अदालतों की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर उन मुद्दों पर बाधा डालने की कोशिश की जा रही है जो मामले राजनेताओं और राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। एक किसी विशेष फायदे के लिए न्यायालय की अखंडता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वकीलों ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि न्यायाधीशों के सम्मान पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। इन वकीलों ने बेंच फिक्सिंग और घरेलू अदालतों की अराजक शासन जैसे आरोपों पर भी चिंता व्यक्त की। वकीलों ने न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इन हमलों के खिलाफ सुरक्षात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है। अब अमलेंदु जी, बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ जैसे हम मैच फिक्सिंग की बात करते हैं, वैसे ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट में और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक में जो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो ये चिंता जता रहे हैं कि भारत में बेंच फिक्सिंग हो रही है। लेकिन इन वकीलों को ये चिट्ठी लिखने की याद तब क्यों नहीं आई अमलेंदु जी, जब रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य बने, जब हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक वकील आज वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और जो ये तय नहीं कर पाते कि गांधी या गोडसे, तय तो वो कर चुके हैं लेकिन अभी उसको पब्लिकली बता नहीं पाते। जब उनसे सवाल किया जाता है कि गांधी या गोडसे, तो वो कहते हैं कि मुझे चुनने के लिए वक्त चाहिए। तब इन वकीलों को क्या न्यायपालिका पर कोई खतरा नजर नहीं आया? और क्या इन वकीलों को न्यायपालिका में जो जज अभी बैठे हैं उन लोगों की इंटीग्रिटी पर कोई संदेह है जो वो ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि कुछ लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? मान लो ये आरोप है कि कुछ लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इन वकीलों को अपनी न्याय व्यवस्था पर, अपने जजों पर इतना यकीन नहीं है कि वो लोग प्रभावित नहीं होंगे? अमलेंदु जी, देखिए ये बड़ा मसला है सुमित्रा जी, जिस तरीके से इन वकील साहिबान ने चिट्ठी लिखी है। एक तो इन वकील साहिबान को ये पता नहीं है कि नहीं है, मैं नहीं जानता कि इनको पता है कि नहीं है, कि जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पे जो हैशटैग बना करके निंदा अभियान चलाया गया, वो किन लोगों ने चलाया था। दीपावली के अवसर पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो सबसे पहले आकर के बाहर पटाखे फोड़ता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ऐसी तैसी करता है, और उसके बाद पूरे एनसीआर में धुआं हो जाता है। ये किसने अपमान किया, मुझे नहीं मालूम कि इन वकील साहिबान को ये पता है कि नहीं पता है। कुल मिलाकर ये नूपुर शर्मा को लेकर के जब एक सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, तो एक जज जो जस्टिस पारदीवाला हैं उनको लेकर के किस तरीके से सोशल मीडिया पे अभियान चलाया जाता है और किस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं, उस समय इन वकील साहिबान का मुंह नहीं खुलता है किसी तरीके से। ये हम लोगों ने सबने अच्छी तरीके से देखा है, तो इनकी मंशा अच्छी तरीके से समझी जा सकती है। दूसरा, ये जो वकील साहिबान हैं, निश्चित तौर पर शर्मित्रा जी, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तरीके से दबाव डालने का काम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और लोकतंत्र की रक्षा जो उसका कर्तव्य है उससे विमुख हो और इन वकील साहिबान के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसले करने लग जाए या सरकार के पक्ष में फैसले करने लग जाए। कुल मिलाकर के मोटिव ये समझ में आता है शर्मित्रा जी। तो ये गंभीर परिस्थितियां हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले चूंकि मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ एक पत्रिका ने लिखा था और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के अंदर मोदी जी ने वो काम करने का काम किया है। आप देखिए सीबीआई के अंदर सीबीआई के अफसर को गिरफ्तार करने सीबीआई पहुंच जाती है, ईडी के अफसर को सीबीआई गिरफ्तार करती है, सीबीआई के अफसर को ईडी गिरफ्तार कर रही है, सीबीआई के दफ्तर पर सीआरपीएफ तैनात हो जाती है। ऐसा 70 सालों में कभी नहीं हुआ। मिजोरम और मेघालय की पुलिस जो है वो मालूम पड़ता है कि असम से भिड़ रही है, तो ये सारी चीज़ होती है। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो इस तरीके की चीज़ें, और वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही जो है अब एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, इन्होंने पूरे देश के अंदर एक तरीके से विभाजन खड़ा कर दिया है। अब आप न्यायपालिका के अंदर भी ये विभाजन की दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस चिट्ठी का मकसद कुल मिलाकर के यही है कि किसी तरीके से न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा न्यायपालिका के जरिए एक तरीके से लागू करवाया जाए। इसके पीछे मंशा ये हो सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आगे बोले हैं, ये भी बता दें हम अपने दर्शकों को कि जब आपने कहा कि आपको हम 5 मिनट का समय देते हैं, तो केजरीवाल ने कहा कि स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, जब तक वो मेरे खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, इसका मतलब ईडी का इंटेंशन मुझे परेशान करना था। आगे केजरीवाल ने कहा कि राघव मुंगटा के बयान पे उन्होंने कहा कि उनके 5 स्टेटमेंट होते हैं, वो भी बोलते हैं जो उन्होंने बोला। जब उनके पिताजी स्टेटमेंट बदलते हैं उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जो 6 स्टेटमेंट हैं जिसमें वो मेरे बारे में नहीं बोलते हैं, वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता है। फिर आगे केजरीवाल कहते हैं मैं केवल ये जानना चाहता हूँ क्या ये 4 स्टेटमेंट एक सिटिंग एमपी को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट है। 1 लाख पेज जो ईडी के दफ्तर में है हमारे फेवर में, वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता है।
अब मैं कहना चाहता हूं कि ये शराब घोटाले के पैसे आखिर हैं कहां। अब जो सबसे बड़ा खुलासा है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि आखिर शराब घोटाले के पैसे हैं कहां, जिसके बारे में कल सुनीता केजरीवाल ने अपनी पीसी में कहा था कि अरविंद केजरीवाल अदालत में आकर खुलासा करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी जजमेंट में कहते हैं कि ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो असल में ये कहीं नहीं है, ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बाद। केजरीवाल कहते हैं कि ये मोटिव ऑफ ईडी इज टू क्रश द आम आदमी पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी को क्रश करने का, को खत्म करने का ईडी का कुल मिलाकर के मोटिव है। इस पे ईडी के काउंसिल जो है वो ऑब्जेक्ट करते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल जो है वो एक जांच एजेंसी के खिलाफ घटिया स्तर के आरोप लगा रहे हैं। तो केजरीवाल फिर कहते हैं कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया, मेरे पास सबूत हैं, ये रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल इज एस्टेब्लिश्ड। यानी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दे दिया है कोर्ट के अंदर कि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। 55 करोड़ रुपया शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दिया है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी खबर इस समय, ब्रेकिंग खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा अदालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को दिया, मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल इज एस्टेब्लिश्ड, ही डोनेटेड 50 करोड़ टू बीजेपी आफ्टर बीइंग अरेस्टेड। केजरीवाल जितने दिन ईडी हमें रिमांड पे रखना चाहे रखे, हमें मंजूर है। तो गुप्ता जो केजरीवाल के वकील है वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ही इज नॉट अपोजिंग रिमांड ऑन द ग्राउंड दैट मनी ट्रेल इज एस्टेब्लिश्ड। ये उसे भी तो इन्वेस्टिगेट करें, यानी कि जो पैसा इन्वेस्टिगेट, जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो मनी ट्रेल साबित हो रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब इसको भी साबित कीजिए। यानी कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जेपी नड्डा की गिरफ्तारी हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, उस अप्रूवल के जरिए जो अप्रूवल बन गया था, जिसके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसने चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है कि आप जाकर के अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की गिरफ्तारी करें। अगर अदालत इसको लेकर के कॉग्निजेंस ले लेती है, शर्मिष्ठा जी, इसका अगर संज्ञान ले लेती है अदालत, तो हो सकता है कि यहाँ इसके बारे में कोई जांच की फिर प्रक्रिया शुरू हो और इसमें भारतीय जनता पार्टी फंस सकती है, ऐसा भी समझा जा सकता है। हालांकि जो ईडी के वकील थे राजू, उन्होंने कहा कि पर्सन्स हु हैव लेटर नेम्ड हिम हैव डिस्क्लोज्ड रीजंस टू डू सो, इट इज़ इन द पेपर्स। मतलब उन्होंने कहा कि हमने जो बाद में लोगों के नाम के खुलासे किए उसके हमने कारण बताए हैं, ये हमने पेपर्स में सबमिट किया है। ऑल द सबमिशंस हैव बीन मेड बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट, ही वांट्स टू प्ले द ग्लेरी बाय मेकिंग सम सेम सबमिशंस। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप एक तरह से शुरू हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अदालत में दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। जी शर्मिष्ठा जी। जी अमरेंदु जी, ये बहुत बड़ी खबर है और मेरा ख्याल है ये आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर अदालत के भीतर अपनी सुनवाई के दौरान ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि 55 करोड़ रुपए उसके खाते में गए हैं। शराब घोटाले का जो आरोपी रहा है शरद रेड्डी, उसके जरिए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गए हैं। ये मनी ट्रेल, जैसे कुछ समय पहले आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और साफ साफ मांग की थी कि जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मनी ट्रेल सीधे सीधे बीजेपी की ओर इशारा कर रही है और आज अरविंद केजरीवाल ने उसी बात को ऑन रिकॉर्ड अदालत में कह दिया। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। इसी खुलासे की ओर कल सुनीता केजरीवाल ने इशारा किया था और ये बताया था कि अरविंद केजरीवाल आज अदालत में बताएंगे, शराब घोटाले के सबूत देंगे कि उसका पैसा आखिर कहां गया। और आज अरविंद केजरीवाल ने ये बता दिया है कि शराब घोटाले का 55 करोड़ रुपए ये गया है बीजेपी को। यानी अब बीजेपी पर अदालत कार्रवाई किस तरह करती है, या अब क्या ईडी पर कोई कंपल्शन होता है, क्योंकि अदालत में नाम आ गया है बीजेपी का। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ओर से बीजेपी पर आरोप लगा दिए हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब ईडी क्या करेगी। अमरेंदु जी, क्या अब ईडी पर दबाव बनेगा? क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि ईडी अपने आप को ये बार बार ये देखा जा रहा है कि ईडी को बीजेपी के लिए एक टूल की तरह बीजेपी ने बना लिया। विरोधी नेताओं पर ईडी का दबाव बनाया जाता रहा, उन पे छापेमारी होती रही, लेकिन बीजेपी के लोगों पर ऐसा नहीं हुआ
और जिन लोगों पर अगर हुआ और उन लोगों ने झुककर हार मान ली तो उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया, यानी उन पर मामले खत्म हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आज तो अरविंद केजरीवाल ने एक ये बड़ा खुलासा ही कर दिया है। तो क्या अब ईडी को अदालत कोई निर्देश दे सकती है कि अब वो बीजेपी पर भी कोई कार्रवाई करे, जेपी नड्डा के ऊपर कार्रवाई करे, बीजेपी के खातों की भी जांच हो? और क्योंकि ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है, जिस पर ये पहले ही बीजेपी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये अवैधानिक है, तो इसके जरिए जितना पैसा आया वो तो सारा पहले ही अवैध था और अब उसमें ये एक और घोटाला भी जुड़ गया है। बीजेपी के लिए क्या ये दोहरी मार है? करेला वो भी नींद चढ़ा। अमलेंदु जी। निश्चित तौर पर समिता जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दोहरी मार है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में हाईकोर्ट का आदेश आने वाला है, क्योंकि सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है, अभी बहस हो रही है और अरविंद केजरीवाल के वकील जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है वहाँ बहस हो रही है और अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं गुप्ता जी वो अभी अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि उनकी जो एएसजी हैं मिस्टर राजू, उन्होंने उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उनका कि नहीं, हमको जो जवाब देना है इस पर। तो कोर्ट ने कहा उनसे कि भाई हमने सबको सुन तो लिया, उनका कि नहीं, मुझे फिर भी इसको रिस्पेंड करना है। और उन्होंने कहा कि आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, बट किस लिए अरेस्ट किया मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहाँ गोवा में, फिर किस लिए अरेस्ट किया है? ये कहते हैं फ़ोन तो मिल गया बट पासवर्ड नहीं दे रहे, कैन दे फोर्स मी टू गिव पासवर्ड? ये उनके वकील जो गुप्ता जी हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने कहा कि इनका ग्राउंड था कि जो एक्यूज्ड है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आया, इज दैट नो कनेक्टेड विद दिस केस, दिस कोर्ट विल डायरेक्ट देम टू इन्वेस्टिगेट दैट आल्सो। यानी अब अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये मांग की जा रही है कि ईडी को इसमें जो है डायरेक्शन दिया जाए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा आया है उसकी जांच करे। मुझे लगता है शर्मिष्ठा जी, अगर अदालत इस मान लेती है इनके अरविंद केजरीवाल के वकील की बात को, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस जा सकती है। कोर्ट में केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी के दो मकसद थे, एक तो आपको खत्म करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना और इसके पीछे जबरन वसूली रैकेट करना, जिसका जरिया वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगला है शरत रेड्डी। मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये 4 बयान देने वाले मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी हैं? हजारों पेज ईडी के ऑफिस में है जो हमारी बेगुनाही के हैं, वो क्यों नहीं सामने लाए जाते? अगर 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा किधर है? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद 3 बयान दिए गए और उनके सामने, कोर्ट के सामने वो लाया गया जिसका मुझे फंसाया गया। क्यों? ये तो सही नहीं है ना। वे जब चाहे मुझे हिरासत में रख सकते हैं, ये अदालत के अंदर कहा है अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए। बहुत गंभीर बात जो है, बहुत गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने अदालत में ईडी के ऊपर लगाया है और ये आरोप लगाया है कि ये मनी ट्रेल जो हुआ है वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा है और ईडी को इसकी जांच करने की आदेश कोर्ट दे। ये राउज एवेन्यू कोर्ट को जाकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा है, उनके वकील ने यह मांग की है कि इसकी जांच का आदेश ईडी को दिए जाए। तो ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है काफ़ी मामला फंस सकता है, क्योंकि अदालत में अभी सुनवाई चल रही है, दोनों तरफ से बातें रखी जा रही हैं। हालांकि अदालत कह चुकी थी हमने सबको सुन लिया है, लेकिन जब ये मांग रखने के बाद अब इस पर अदालत क्या कहती है, इसको देखना पड़ेगा। शर्मिष्ठा जी, आगे चल के क्या होता है? जी बिल्कुल अमलेंदु जी। अरविंद केजरीवाल को जैसा कि अभी आपने बताया कि 5 मिनट का ही वक्त मिला था और उसमें भी जो एसवी राजू है उन्होंने उनको टोकने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और 5 मिनट में ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज आने वाले 5 सालों तक शायद हमको सुनने मिल सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ जो एक बड़ा खुलासा किया है कि मनी ट्रेल जो है वो बीजेपी की ओर जा रही है। और अब अरविंद केजरीवाल के वकील ये मांग कर रहे हैं अदालत से कि बीजेपी पर भी कार्रवाई हो, और अगर ऐसा कोई आदेश अदालत देती है तो फिर ये सारा खेल यही पूरी तरह से पलट जाएगा, क्योंकि अब जो मामला है ये बिल्कुल अब दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जो भी सोचकर उसने जो अपनी चालें चली थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक प्यादा बढ़ते बढ़ते आगे जाता है और वो फिर वजीर बन जाता है। शतरंज के खेल में ऐसा ही होता है कि अगर आप तमाम प्यादों को गिरा दें लेकिन उसके बाद भी अगर विरोधी पक्ष का एक प्यादा भी अगर दूसरे तरफ पहुंच जाता है और फिर वो वजीर बन जाता है तो कैसे सारी बाजी पलट जाती है। इस समय हम ये देख रहे हैं कि चुनावी बिसात पर, जिसमें एक और बीजेपी है और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद जब अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने गिरफ्तार किया तो किस तरह से सारा मामला पलट गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हथियार नहीं डाले। आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि हमारे सीएम जेल से ही सरकार चलाएंगे
और उसको भी रोकने की कोशिश की, तो आज हाईकोर्ट से भी झटका मिल गया कि नहीं, वो जेल से सरकार चला सकते हैं, कम से कम अभी की स्थिति तो यही है। और अब आज ये, क्योंकि ईडी ने वापस उनके 7 दिनों की और कस्टडी की मांग की है और ये भी कहा है कि अब उस वक्त हम ये देखेंगे कि आगे और क्या कर सकते हैं। वो कुछ लोगों को आमने सामने बैठाना चाहते हैं। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और थोड़ी देर में केजरीवाल पर फैसला आ सकता है। यानी अब ये पता चल सकता है कि इस बार ईडी को झटका लगेगा या आम आदमी पार्टी के लिए संघर्ष का रास्ता अभी और आगे बना रहेगा। ये कुछ भी कहीं कुछ भी हो सकता है। आने वाले कुछ समय में हमको ये पता चल जाएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि केजरीवाल ने बड़ी मजबूती से आज अपना पक्ष रखा। 5 मिनट में ही उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया, वो खुलासा जो सुनीता केजरीवाल ने जिसकी ओर का इशारा किया था। और अरविंद केजरीवाल ने ये बताया है कि शरद रेड्डी, जिनके जो सरकारी गवाह हैं, जिनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को 9वीं बार ईडी ने समन भेजकर गिरफ्तार कर लिया, उन केजरीवाल ने आज ये कहा है कि शराब घोटाले का 55 करोड़ रुपए, जो 55 करोड़ रुपए बीजेपी के पास गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। और अब अरविंद केजरीवाल के वकील इस पर अदालत से ये मांग कर रहे हैं कि बीजेपी पर भी कार्रवाई हो। तो कुछ देर में हमारे सामने फैसला आ जाएगा। अमलेंदु जी, क्या इसके बाद अब ये पूरी चुनावी बाजी पलट चुकी है बीजेपी के लिए? देखिए समिता जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिसात बिछाई थी, जैसा आपने कहा कि अपनी बिसात पे भारतीय जनता पार्टी अपने ही मोहरों से एक तरीके से मात खाती हुई अब दिखाई पड़ रही है। जो चीज़ें उसने सेट की थी इस चुनावी बिसात पे, वो भारतीय जनता पार्टी के गले में ये फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा नहीं रहा होगा कि चुनाव से एन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का गुब्बारा इस तरीके से फूटेगा और वो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से अपनी जद में ले लेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जब लेकर के आई थी और जब उसके हिसाब से नियम कानून बनाए थे, तो यही सोच के बनाए थे कि ये बात कभी खुल नहीं पाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपना इस तरीके से खेल करती रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सख्ती के साथ SBI को डांट लगाते हुए सारे मामले खुलवाए और जिस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स लिए SBI से, उससे अब ये चीज़ें सामने खुलकर के आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है। और सारे मनी ट्रेल जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि किन किन कंपनियों किस तरीके से चंदा लिया गया है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला और ऐसी कंपनियों से चंदा मिला जिनकी आर्थिक अपराधों में संलिप्तता थी या जिनके ऊपर आर्थिक अपराध थे और उन पर ED और CBI वगैरह एजेंसीज की कार्रवाई हुई थी, या जो दवा कंपनियां जिनकी दवाएं फेल हो गई थी उनसे आपने चंदा लिया। ये चीज़ें सब सामने खुल करके आने लगी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई अंदेशा नहीं था कि इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसी तरीके से इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला ठीक ऐसे समय खुल करके सामने आ जाएगा जिस समय आप अरविंद केजरीवाल को इस मामले में फांसने की आप कोशिश कर रहे थे और ये बताने कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में कोई बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ है 2G घोटाले की तरीके से। ना 2G घोटाला साबित हुआ था और ये शराब घोटाला भी अभी तक साबित भारतीय जनता पार्टी ED जो है वो नहीं कर पाई है और ED की इसी बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने पूछा भी कि भाई आपके पास जो 1 लाख पन्ने जो मेरे जो उसके सबूत हैं वो कहाँ है, तो ED के जो ASG राजू थे उन्होंने कहा कि इनको कैसे मालूम है कि हमारे पास इतने कागज हैं। उनका भाई आपने ही सब बताया कि कागज क्या है। तो ये अंदर खूब ज़्यादा बहस चली है अरविंद केजरीवाल मसले को लेकर के। अभी मामला सुरक्षित रख लिया है फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने, तो थोड़ी देर में उसमें फैसला आ सकता है। अब देख रहे हैं वो फैसला कितनी देर में आता है। लेकिन फिलहाल एक मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी जीत जो है वो मिल चुकी है कि हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी जिसमें ये मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल से रहते हुए सरकार नहीं चलाने दी जाए, यानी कि उनका इस्तीफा कराया जाए। उस पर हाई कोर्ट ने साफ कहा कि ये काम अदालतों का नहीं है कि कहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना है और कहाँ सरकारों को बर्खास्त करना है। ये कार्यपालिका का काम है। राष्ट्रपति देखें, LG देखें, उसको देख करके जिनका काम है ये वो देखें, अदालत का काम ये नहीं है। तो एक तो ये बात स्पष्ट हो गई जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम, या LG का बयान था कि हम जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। तो अगर जेल से आपको सरकार नहीं चलाने देनी है तो आप जाइए और आप जो कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं LG साहब वो जाकर के आप कीजिए, यानी आप अपनी संस्तुति आप राष्ट्रपति को भेज दीजिए। राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा दें, उसके बाद फिर मामला जाएगा कोर्ट में कि आपने राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया, वो अलग का मसला है। लेकिन फिलहाल आप इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आप जेल से सरकार चलाने में नहीं रोक सकते। एक चीज तो ये स्पष्ट हो गई, यानी एक हार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जो है ये समझी जा सकती है हाई कोर्ट से। दूसरा, अब जो इस मामले में आना है अदालत का फैसला कि 7 दिन की ED को रिमांड दी जाती है कि नहीं दी जाती है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, जो जिला न्यायालय है राउज एवेन्यू कोर्ट, उसमें चल रहा है कि उसमें 7 दिन की ED
को रिमांड दी जाती है, नहीं दी जाती है, और क्या अदालत जो है केजरीवाल की मांग पे कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और ईडी इस मामले की भी जांच करे, क्या ये जांच का आदेश भी देती है? अब अगर कोर्ट इस तरीके का कोई आदेश दे देती है, परिस्थितियाँ उसके बाद बेहतर जो है और कहा जाए वाली दिलचस्प हो सकती हैं सर मित्रा जी, अगर अदालत इस बात को कोई जांच का आदेश देती है। और अगर अदालत इस बात का जांच का आदेश नहीं देती है तो ये मामला फिर हाईकोर्ट जाएगा कि इस मामले में जांच का जो है आदेश दिया जाए, चूंकि हाईकोर्ट निचली अदालत ने हमारी बात सुनी नहीं। फिर केजरीवाल के वकील जाकर के ये कहेंगे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उस शरद रेड्डी से चंदा मिला है जिसके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। यानी कि जो अपराध संहिता जो है उसके अंदर जो अपराध को जोड़ने की होती है कि मोटिव किसके पीछे क्या था, इसके पीछे षड्यंत्र क्या था, उसके मामले में जाकर के ये फिर साबित करना ईडी का काम होगा और अदालत इस पर कोई डायरेक्शन दे सकती है। अगर इस अदालत ने डायरेक्शन दे दिया कि आप इस मामले की जो अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के सामने विकट परिस्थिति होगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो फिर आम आदमी पार्टी मांग करेगी कि जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष है उनकी गिरफ्तारी की जाए। और अगर नहीं करती है तो फिर ये चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाएंगी कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मसला था और पॉलिटिकल मसला है और ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जो कि आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं सर मित्रा जी। जी अमलेंदु जी, अरविंद केजरीवाल ने आज अदालत में जब वो सुनवाई के लिए जा रहे थे तभी उन्होंने ये कह दिया था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से वही अरविंद केजरीवाल की बात सुनाना चाहते हैं और ये देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल पहले ही निश्चिंत थे, क्योंकि आज उन्होंने ये कह दिया कि they can keep me in custody for as long as they want। मतलब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ठीक है, आप मेरे को गिरफ्तार रखना चाहते हैं, रखे रहिए, मैं आपकी हिरासत में बना रहूंगा, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने, एक बार फिर से सुन लेते हैं बाइट। सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये जो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी, और वो सवाल ये था कि सीएम एलजी सर कह रहे हैं कि अब सरकार जेल से नहीं चलेगी। और जैसा आपने कहा अमलेंदु जी कि अगर मैं ये बता दूं कि खबर ये थी कि एलजी ने ये बयान भी एक किसी मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में दिया है कि अब सरकार वहां से अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं चलाएंगे। अगर उन्हें वाकई ऐसा कुछ करना है कि अगर अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर आपको आपत्ति है, ऐतराज है, तो फिर आप अदालती प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कानून के उसमें रास्ते पर जाते और वो वहां से ये पूरी प्रोसेस के थ्रू आप ये करिए कि अरविंद केजरीवाल को आप सीएम पद से हटाइए कि वो जेल में है और इसीलिए वो वहां से सरकार नहीं चला सकते, और फिर कानून उसकी क्या व्याख्या करता है तब वो फैसला आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये नहीं चाह रही है कि इस मामले पर भी वो कानूनी पचड़े में फंसे, इसीलिए वो इस पर बयानबाजी करके ही किसी न किसी तरह का पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश में है, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अड़े हुए हैं कि हमारे सीएम तो जेल से ही सरकार चला रहे हैं और उन्हें जेल में रहकर भी जनता की फिक्र है। वो अभी भी वहां से यही आदेश दे रहे हैं कि पानी की व्यवस्था कैसी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हो। और आतिशी को जो उन्होंने कहा था, तो आतिशी ने कहा था कि मैं देखकर हैरान हूं कि किस तरह से वो जेल में हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फिक्र है जनता की, यहाँ के लोगों की। और सुनीता केजरीवाल ने भी कल यही कहा कि वो जेल में है, उनका शरीर जेल में है लेकिन आत्मा बाहर है। अब इस बार एक नई लड़ाई छिड़ गई कि इसमें कौन ज्यादा नाटकीयता कर सकता है। आम आदमी पार्टी ज्यादा नाटकीय हो सकती है कि बीजेपी नाटकीय हो सकती है। नाटकीयता राजनीति में कितनी होनी चाहिए, इस पर किसका कॉपीराइट है, ये एक नई लड़ाई जो है ट्विटर पर चल रही थी। लेकिन मसला यही है
कि राजनीति जो है और उसमें लोकतांत्रिक राजनीति है, उसमें किसी सिटिंग सीएम को आचार संहिता का लागू होने के बाद भी ईडी ने जिस तरह से गिरफ्त में लिया, ईडी की टाइमिंग पर जो सवाल उठ रहे हैं कि इसी वक्त उसने क्यों गिरफ्तार किया, क्या उसमें वो पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को देना चाहती थी, किस तरह से बीजेपी इस सारी सिचुएशन का लाभ उठाना चाहती थी। लेकिन अमलेंदु जी, इस समय ये दिख रहा है कि बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड का फंदा जो है वो बुरी तरह फंस चुका है। मामला था शराब घोटाले का, लेकिन तार जुड़ चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, और इलेक्टोरल बॉन्ड का ही तार जुड़ा हुआ है हरीश साल्वे जैसे वकीलों से भी, जिन्होंने एसबीआई की याचिका पर यह अपील की थी कि नहीं, आप हमें वक्त दीजिए, हम इतने सारे आंकड़ों का मिलान नहीं कर सकते, और तमाम बहानेबाजी, जितनी बहानेबाजी हो सकती है वो की गई। अदालत से एक फटकार लगी और एसबीआई ने तय समय के भीतर सारे आंकड़े उपलब्ध भी करा दिए। तो ये तमाम चीजें जैसे कोई जिक्सो पजल होती है कि एक से दूसरा जो सिरा जो है मिलता जाता है और एक पूरी तस्वीर उभरती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि इस समय के चुनाव में बीजेपी जैसी तस्वीर अपने लिए चाह रही थी, 400 पार की तस्वीर, क्या अब वो संभव होती दिख रही है, या कि फिर तस्वीर पलटे तो पीछे साइड कुछ और ही दिखेगा। इस बार क्या इंडिया गठबंधन अब अरविंद केजरीवाल के बाद आगे बढ़ सकता है इस मामले को लेकर? क्या इस मामले की गूंज आगे 5 सालों तक सुनाई देने वाली है? क्या ये मामला भी इतिहास में वैसे ही मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है जैसे पीछे केशवानंद भारती वाले मामले थे, या और इस तरह के मामले हुए जिसमें अदालतों ने ऐसे फैसले दिए जो लोकतंत्र के लिए मिसाल बने? अमलेंदु जी, देखिए, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अदालतें इसमें दबाव में नहीं आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अदालतों में दबाव डालने की आज कोशिश की है 600 वकीलों के जरिए एक खत लिखवा करके, तो ये अदालतों के ऊपर एक दबाव डालने की उनकी मतलब एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो उसको कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की है। और कुछ वकीलों के जरिए मतलब लगभग 600 के आसपास के वकील हैं वो उनको जो दबाव डलवाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता है कि अदालत इस तरीके से किसी दबाव में आएगी, क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ जो है उन्होंने अदालत में बाकायदा जो था वो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आदिश सी अग्रवाल, उनको पर एक तरीके से कहा फटकार लगाते हुए कहा था कि आप तो बस सीनियर वकील हैं और प्रक्रिया क्या है आप जानते हैं, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा तो अच्छा नहीं होगा, मुझको आप खामोश रहने दें। मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर मेरा मुंह खुला तो फिर बहुत सी बातें खुल जाएंगी, और किस किस तरीके से क्या क्या मतलब ये हो सकता है सीजीआई यही कहना चाहते हो कि किस तरीके से अदालतों के ऊपर सरकारी पक्ष जो है या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक किस तरीके से दबाव बनाना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हैं, ये हो सकता है। एक तो सर्वमित्रा जी, ये 70 सालों में पहली बार हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो थे उन्हें आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि डेमोक्रेसी पे खतरा है, और जब डेमोक्रेसी पे खतरा है तो हम मीडिया के सामने आए हैं। ये 4 जनों ने बाकायदा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो थे, जिनमें से जो है एक तो सीजीआई भी बने, मतलब रंजन गोगोई बाद में भले ही उन्होंने किस तरीके से पलटा दी। हमारे साथ जुड़ गए हैं इकरार, हमारे संवाददाता। अच्छा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको, तो वो वहाँ पहुँच गए जी। हमारे संवाददाता है इकरार, जो इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर है, वो जुड़ चुके हैं। और इस समय की ब्रेकिंग खबर हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने आज सुबह अरविंद केजरीवाल को राहत दे दी कि वो सीएम पद पर, वहां से सीएम जो हैं वो और जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी कि वो वहां से सरकार नहीं चलाएंगे। लेकिन आज हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। इस बीच खबरें और भी आ रही हैं जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं, जिसमें ये है कि कांग्रेस की सीईसी की बैठक इस समय चल रही है, वहीं बीजेपी की एक 7वीं लिस्ट भी उम्मीदवारों की आ चुकी है। और ये खबर है कि 3 अप्रैल को वायनाड से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक और ये मामला चल रहा है ईडी का, शराब घोटाले का, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने की कोशिश में है ईडी। लेकिन अब ये फैसला आने वाला है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। सुनवाई से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। अदालत के भीतर सुनवाई के दौरान उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया, बीजेपी का नाम शराब घोटाले से जोड़ा और कहा कि मनी ट्रेल उससे जुड़ रही है। 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू शरद रेड्डी ने बीजेपी को दिए। और अब अरविंद केजरीवाल के वकील ये मांग कर रहे हैं कि अब ईडी जो है बीजेपी पर भी मामला चलाए। अब कुछ ही देर में, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया है और कुछ देर में ये फैसला सुनाया जाएगा, तो देखना होगा कि अब आगे मामला किस तरह से बढ़ता है। और दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि देश में चुनाव की तैयारी भी चल रही है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों मोर्चों पर अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी इस बार भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही थी इंडिया गठबंधन के खिलाफ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो खुद
इस भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरह फंस गई है। अभी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल पर फैसला आएगा। ये कोर्ट से इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हमारे संवाददाता इकरार राहुल एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो हमसे जुड़ेंगे। जब ये फैसला आएगा तो पता चलेगा कि आखिर अब यहां से ये मामला किस ओर बढ़ना है, कैसे अब सारी चीजें मोड़ लेंगी, राजनीति का अब अगला रुख क्या होगा। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने इस समय कोशिश ये की थी कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आ गया, वो मामला खुल गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह कह दिया कि ये अवैधानिक है। इससे ये साबित हो गया कि बीजेपी ने 2019 से लेकर अब तक जितने भी इसमें पैसे रखे वो सारे के सारे गलत तरीके से बीजेपी के पास पहुंचे हैं। उसमें ईडी और सीबीआई पर भी उंगलियां उठी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शिकंजा उन पर कसा और उन्हें गिरफ्त में लिया, तब से ये सवाल उठने लगे कि क्या इसमें बीजेपी भी कहीं ना कहीं भागीदार है। अगर अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश बीजेपी ने की तो क्या खुद उसने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, ये एक बड़ा सवाल इस समय का है। और हम इंतजार कर रहे हैं, कभी भी फैसला आ सकता है और जब ये फैसला आएगा तो उससे पता चलेगा कि आखिर अब क्या होने वाला है। अमरेंदु जी, क्या बीजेपी ने अपने लिए एक बड़ा गड्ढा इस समय खोद लिया है? इधर कुछ और मामले भी चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने दिलीप घोष को भी नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ मामला बना और ईसी ने उनको नोटिस भेजा है। और वहीं अब नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है और ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है 3 अप्रैल को वायनाड से नामांकन करेंगे। और अब ये खबर आ रही है कि अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। ईडी को जवाब दाखिल करने का समय मिल गया है। कोर्ट से इस समय की बड़ी खबर यह आई है कि ईडी अब 3 अप्रैल को अपना जवाब दाखिल करेगी। यानी अब देखना होगा कि ईडी किस तरह से आगे इस मामले को ले जाती है, क्योंकि यहां पर तार कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अरविंद केजरीवाल ने, मैं आपको याद दिला दूं कि उन्होंने कोर्ट में आज 5 मिनट में अपना जो बयान दिया, जिसमें उन्हें रोकने की भी कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए और उन्होंने 5 मिनट में ऐसा धमाका कर दिया जो बहुत बड़ा हो सकता है बीजेपी के लिए। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मुझे इसमें फंसाने की कोशिश की गई है। हजारों पन्ने हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, जिनमें मेरे पक्ष में बात है, वो ईडी ने वो सारे पन्ने सामने नहीं रखे हैं। और जिन 4 लोगों ने मेरे खिलाफ नाम लिया उनको आधार बनाकर मुझे गिरफ्तार किया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल ने ये उन्होंने कहा है कि इसका एक ही मकसद है कि आपको खत्म करना है। एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है और उसके साथ उसके पीछे जबरन वसूली रैकेट करना, जिसका जरिया वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगला है शरद रेड्डी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये 4 बयान देने वाले मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? हजारों पेज ईडी के ऑफिस में हैं जो हमारी बेगुनाही के हैं, वो क्यों नहीं सामने लाए जाते? अगर 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा किधर है? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। 3 बयान दिए गए और उनके सामने कोर्ट के सामने वो लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्यों? ये तो सही नहीं है ना। वे जब तक चाहें मुझे हिरासत में रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी बातें कही हैं, काफी बड़े आरोप लगाए हैं, न केवल बीजेपी पर बल्कि एक संवैधानिक जांच संस्था जो है ईडी